तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मो येन ने जेंगडोंग और डोंगफेंग को मारने के साथ साथ मूलेंग और मूचेन के मेंडेरियंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बात जानने के तो फौरन बाद ही फर्स्ट और सेकंड एल्डर बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन अभी के लिए वो मो येन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मो येन भी वापस एकेडमी आ चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात शाओ चेन से हो गई। शाओ चेन भी उसी की एकेडमी का एक टीचर था जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। वो मो येन को यहाँ से निकालना चाहता था, जिस वजह से वो प्रिंसिपल लू से कहता है, प्रिंसिपल लू आपको तो याद ही होगा, अगर कोई टीचर अपने लेवल तक 3 साल के लिए रहता है तो फिर उसे हम एकेडमी से निकाल देंगे। मो येन को भी उसकी बातें सुनकर सब साफ साफ समझ आ गया, इसीलिए वो भी टेस्ट देने के लिए एग्री हो जाता है। इस टेस्ट के टोटल 3 स्टेजेस थे, जिसमें से पहले स्टेज में मो येन की स्ट्रेंथ को चेक किया गया, जबकि सेकेंड स्टेज में उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स देखी गई। थर्ड स्टेज में मो येन की क्लास के 3 बच्चों का किसी भी दूसरी क्लास के 3 बच्चों के साथ मुकाबला किया जाना था। अगर मो येन की क्लास के बच्चे इस मुकाबले को जीत लेते हैं तो मो येन भी ऑटोमेटिकली इस टेस्ट को पास कर लेगा। इस टेस्ट के लिए मो येन ने मिंगयू, यांग और शानयू को सिलेक्ट किया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम मो येन को देखते हैं, जो कि मिंगयू को प्यूरिफिकेशन के मुकाबले के लिए रेडी कर रहा था। मिस किन भी बाहर की तरफ खड़ी मो येन की ये सारी बातें सुन रही थी। तभी वहाँ पर भागता भागता यांग भी पहुँच गया, जो कि मिस से कहने लगता है, मिस किन मैं मुहाई से फाइट करके उसे हराना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगी? जिसके लिए तो मिस किन भी एग्री हो चुकी, क्योंकि मो येन के पास इतना टाइम नहीं कि वो इन सबको सिखा सके। इसके बाद यांग की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी और हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया गया। यहाँ पर हम मो येन को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास के अंदर ही बैठा हुआ था। तभी भागते भागते यांग भी यहाँ पर पहुँच गया, जिसकी कंडीशन तो देखने से कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो फौरन से जाकर मो येन की टांगों के साथ चिपक गया। वो रोते हुए बस यही कह रहा था, टीचर मो येन मुझे मिस किन से बचा ले, अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो मैं जल्दी मारा जाऊंगा। तभी वहाँ पर मिस किन भी आ गई, जो कि यांग को इस तरह की हरकतें करता देख कहने लगी, तुम सुस्त इंसान अपनी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गई कि 10 दिन पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? अगर तुम जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए तो मैं इस आइस बॉल को तुम्हारे ऊपर थ्रो कर दूंगी। यांग बेचारा तो रोते हुए कह रहा था, टीचर मू प्लीज मुझे बचा ले, टीचर मू। मो येन भी उसे एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। मो येन के मुंह से ये बात सुनकर यांग तो खुशी हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मो येन ने एक बाथटब में बहुत सारी जड़ी बूटियों को डाल दिया, जिसमें वो यांग को जाने के लिए कहता है। यांग उस बाथटब में बैठने के बाद कह रहा था कि ये कितना कंफर्टेबल है। टीचर मो येन आपके साथ प्रैक्टिस करने का तो मजा ही अलग है। मिस किन ये सब देखते हुए कह रही थी, मो येन अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर ये इम्प्रूव कैसे करेगा? जिस पर मो येन तो उसे मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहने लगा, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेक्स्ट डे यांग जब मो येन के पास दोबारा आया तो वहाँ पर कोई भी बाथटब नहीं था। ये देखकर यांग मो येन से कहने लगा, टीचर आज क्या हम बात नहीं लेंगे? मो येन अब उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। ये कहने के बाद वो उसे माउंटेन्स पर ले गया, जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट अपने शिकार को खा रहे थे। यांग मो येन से सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? जिस पर तो मो येन उसकी बात का जवाब देते हुए कह रहा था, तुम आज रात इन सबको मारकर इनका गोश्त खा लेना। ये कहने के फौरन बाद ही मो येन ने यांग को धक्का मारते हुए पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। अब मो येन यांग से चिल्लाकर कह रहा था, अगर तुम इनको ना मार पाए तो तुम इनका खाना बन जाओगे। ये कहते साथ ही मो येन ने यांग की तरफ एक तलवार भी फेंक दी, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। यांग तो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वैसा कर ही नहीं पाया। वो सारे के सारे बीस्ट यांग की तरफ आगे बढ़े थे, जिन्हें तो अपनी तरफ आता देख यांग उनसे कहता है, बहन भाइयों मैं तो बस यहाँ पास ही गुजर रहा था, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उन बीस्ट का तो ऐसा कोई मूड नहीं था कि वो यांग को यहाँ से जिंदा सलामत जाने दे। इसीलिए उन बीस्ट में से एक बीस्ट फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यांग के मुंह पर पंजा मार देता है। यांग तो अपने खून को ही देखकर घबरा गया। तभी अचानक से उसके जख्म बढ़ने लगे। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि उस बीस्ट ने दोबारा से यांग पर अटैक कर दिया, जिससे तो यांग दूर जाकर गिरता है और उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। लेकिन उसकी ये पेन कुछ देर रहने के बाद वापस से हील हो चुकी, जिससे यांग को समझ आ गया कि ये सब उस बात का कमाल है। इसीलिए वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए उन बीस्ट का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया। यहाँ ऊपर की तरफ मिस किन और मो येन दोनों ही यांग को देख रहे थे। मो येन अब मिस किन से कहता है कि तुम इस पर नजर रखो, मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद मो येन यहाँ से रवाना हो गया। नीचे की तरफ यांग ने भी 10 में से 7 बीस्ट को मार गिराया था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो बाकी बचे 3 को भी मार सके, जिस वजह से मिस किन को बीच में आना पड़ा और
और वो आते साथ ही उन तीनों बीस्ट को मार देती है। यंग इतना ज्यादा थक चुका था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिस किन तो यहाँ पर यंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि यंग 7 बीस्ट को भी मार पाएगा। मिस किन अब यंग को उठाते हुए मोयेन के पास ले आई थी। मोयेन ने यंग की इंजरीज को हील करने के लिए उसे बाथटब में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद ही यंग को होश आ गया और वो गुस्से से मोयेन को देखते हुए कहने लगा, कमीने इंसान, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। ये सुनकर तो मोयेन उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, फिर तुम जिंदा कैसे हो? यंग तो मोयेन की एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मोयेन पर अटैक करना चाहता है, जिसे तो मोयेन ने साइड पर हटते हुए आराम से डॉज कर लिया। यंग तो यहाँ पर अपनी पावर ही देखकर हैरान रह गया। वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ तो तकरीबन स्टेज 6 की हो चुकी, जिस पर मोयेन उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई है। तभी वहाँ पर मिस किन भी आ गई जो कि यंग को बताती है, मोयेन ने तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए अपने 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए। ये सुनते साथ ही यंग को तो बहुत बुरा लगा कि उसने मोयेन के साथ इस तरह से बात की, इसलिए वो फौरन से झुकते हुए मोयेन को सॉरी बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओ चैन पर आ गया जो कि अपने एक सर्वेंट से मोयेन के स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा था, जिस पर उसका सर्वेंट बताता है कि आधे महीने से भी ज्यादा हो गया जब से रोज ही यांग माउंटेन्स पर जाता है। शियान्यू तो शेंगदन पवेलियन से बाहर ही नहीं आई और मिंगयू को मोयेन पर्सनली रिफाइनिंग के लिए गाइड कर रहा है। ये सब सुनने के बाद शाओचैन अपने सर्वेंट से सवाल करते हुए कहने लगा, अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचे? जिस पर वो बंदा बताता है कि मू हाई फिजिकल बॉडी रेलम की 5th स्टेज पर पहुँच चुका, जबकि वैंग अब टॉप ग्रेड पिल को बना सकती है और कियुन अभी भी कोशिश ही कर रहा है कि वो हाई एंड आर्टिफैक्ट को बना सके। ये सब सुनने के बाद शाओचैन अपने सर्वेंट से ये कहते हुए जाने लगा कि उनसे कहना लापरवाही दिखाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मोयेन पर आ गया जो कि वैंग को सॉर्ट टेक्निक की बुक दे रहा था। ये एक इंटरमीडिएट लेवल की टेक्निक थी जिसकी मदद से वो आसानी के साथ मुहाई का मुकाबला कर सकता है। ये सब सुनने के बाद यांग तो बहुत खुश हो गया और वो खुशी के साथ उस बुक को खोल कर देखता है, लेकिन जैसे ही उसने उस बुक को देखा तो वो मोयेन से कहने लगा, टीचर क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्योंकि उस बुक में बनी हुई तस्वीरें बहुत बेकार थी और इस बात का पता तो मोयेन को भी अच्छे से है। वो मुंह छुपाते हुए कहने लगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इस वजह से ऐसे ही बन गई। जब हम इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए इसे अच्छे से ड्रॉ कर दूंगा। ये सब कहने के बाद मोयेन यहाँ से चला गया। मिस किन भी उस बुक को देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे यांग के हाथों से पकड़कर फौरन से देखने लग गई। मिस किन तो शॉर्ट फाइट टेक्निक्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान लग रही थी। यांग भी अब उनसे सवाल करते हुए कहने लगा, मिस किन सब ठीक तो है ना? मिस किन अब उसे बताती है कि बुक वाकई काफी कमाल की है। अगर हम इसे ऑक्शन हॉल में बेचें तो इसकी कीमत कम से कम भी 50,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन होगी। ये सुनकर तो यांग को एक बड़ा झटका लगा। वो कहते हैं 50,000, जिस पर मिस किन उसे कहती है कि हाँ 50,000। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मिंगयू पर आ जाता है जो कि फर्नेस में रिफाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर मू यान भी आ गया जो कि मिंगयू से सवाल करते हुए कहने लगा कि सब कैसा चल रहा है, जिस पर तो मिंगयू उसे अपने बनाए हुए आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए कहने लगा, टीचर प्लीज मुझे बताएं ये कैसा है? इसे तो देखते साथ ही मू यान खुश हो गया। वो खुश होते हुए मिंगयू से कहने लगा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये एक दफा सिखाए थे और तुमने इन्हें इतनी परफेक्टली बना दिया। तुम तो वाकई रिफाइनिंग में काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? मू यान की ये बात सुनकर मिंगयू के मुंह से तो निकल गया, क्या? इससे मू यान को ऐसा लगता है कि मिंगयू उसका स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, इसलिए वो उसे कहने लगा, अच्छा चलो भूल जाओ इस बारे में। मिंगयू तो अपने घुटनों पर बैठते हुए कहने लगा, नहीं नहीं मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, टीचर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें। जिसके लिए तो मू यान भी एग्री हो चुका। अब वो उसे कहता है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाई एंड आर्टिफैक्ट को बनाना। इसके लिए हमें आयरन सैंड और 3 तरह के जेट स्टोन्स चाहिए होंगे। मैं सिर्फ तुम्हें एक दफा ही हाई एंड आर्टिफैक्ट बनाना सिखाऊंगा, इसलिए तुम अपनी पूरी की पूरी अटेंशन मेरी तरफ ही रखना। मू यान अभी मिंगयू को रिफाइनिंग सिखा ही रहा था कि तभी पास से मिस किन गुजरी। वो मू यान को रिफाइनिंग करते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो दरवाजे के पीछे छुप गई। मू यान भी अपने रिफाइनिंग का प्रोसेस शुरू कर चुका था और थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही हम देखते हैं एक हाई एंड स्वॉर्ड बनकर तैयार हो चुकी। मू यान अब अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कार्विंग कर रहा था, जिसे देखकर तो मिस किन हैरान ही रह गई। वो अपने मन में कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, आज तक ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर पाया। मू यान ये सब कैसे कर रहा है? इसके बाद मू यान ने उस स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उसे एक पत्थर पर थ्रो कर दिया और वो स्वॉर्ड काफी अंदर चली गई, जिससे मालूम हो गया कि ये एक टॉप ग्रेड
वेपन है। मिंग्यू भी यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि इस स्टोन को पेनिट्रेट करना किसी आम सोर्ड के बस की बात ही नहीं, ये सोर्ड वाकई में काफी कमाल की है। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर यांग भी पहुँच गया। वो मिंग्यू से सवाल करते हुए कहने लगा, मिंग्यू क्या टीचर ने तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है? मिंग्यू ने भी उसकी बात का हाँ में जवाब दे दिया। इससे पहले कि आगे वो कुछ पूछ पाता, मोयन उसके पास आते हुए कहने लगा कि तुम इस सोर्ड को ट्राई करो। ये सुनते साथ ही यांग ने उस सोर्ड को ट्राई करना शुरू कर दिया। अब वो मोयन से कहता है कि ये तो एक फाइन सोर्ड है, हम इसे एक टॉप क्लास वेपन आर्टिफैक्ट भी कह सकते हैं। ये सुनते साथ ही मोयन उससे कहता है कि ये सोर्ड मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे तो यांग हैरतज़दा ही हो गया। वो दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर क्या आप ये मुझे देना चाहते हैं, जबकि मैंने तो आपके साथ बहुत बदतमीजी की, साथ ही साथ आपके साथ रूडली पेश आया। टीचर प्लीज आप मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लें। जिस पर तो मोयन उसे कहने लगा, मैं अभी के लिए तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी लो है, लेकिन अगर तुम मोहाई से जीत गए तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। ये सुनकर तो यांग काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उसकी खुशी दोबारा से दुख में बदल गई क्योंकि उसे भी अच्छे से मालूम था कि उसकी मार्शल आर्ट काफी लो है, इसीलिए तो आपकी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोर्ड भी मेरे हाथ में बिल्कुल बेकार है। मोयन अब उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें और एक टेक्निक सिखाता हूँ। इस टेक्निक का नाम था शैडो सॉर्ड और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसके एक ही स्लैश अटैक से सामने मौजूद दरवाजा भी टूट गया। इसी दरवाजे के पीछे मिस किन भी खड़ी थी, जिसकी वजह से उनके कपड़े भी फट गए। इसलिए वो गुस्से से मोयन की तरफ देखते हुए कहने लगी, कमीने तुमने मेरे साथ क्या किया, कितने बुरे हो तुम। ये सब कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, इसीलिए मोयन को भी फौरन से उसके पीछे जाना पड़ा। जिसके बाद ये दोनों ही चांदनी रात में छत के ऊपर बैठकर बातें करने लगे। मिस किन मोयन से सवाल करते हुए कहने लगी कि तुम इस शादी को कैंसिल क्यों करना चाहते हो। मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जिसके पीछे फायदा छुपा हो, और वैसे भी अगर मेरी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो सिर्फ मैं तुम्हारे से शादी करके तुम्हें बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं दूंगा। मिस किन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ पर यांग मिंग्यू से कह रहा था, क्या तुमने इस बारे में सुना है, कल रात टीचर मू और मिस किन छत के ऊपर बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये बात तो हमारी पूरी सिटी में ही फैल चुकी। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोयन भी पहुँच गया, जो कि यांग से कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, अगर तुम इस मैच को हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर तो ये दोनों ही यहाँ से जाने वाले थे। जाते जाते यांग मोयन से कहने लगा, टीचर प्रिटेंड करना बंद कर दे क्योंकि अब तो सबको आपके और मिस किन के बारे में पता चल चुका। ये सुनकर तो इन दोनों के मुंह ही खुले के खुले रह गए। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बात किसने फैलाई। तभी पीछे से यहाँ पर मोहाई भी पहुँच चुका, जो कि मोयन से कहता है कि तुम जैसा ट्रैश हमारी सिटी की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल से फ्लर्ट कर रहा था। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे कि मेंढक के हाथ हंस का गोश्त लग जाए। ये सुनकर तो यांग आगे की तरफ आता हुआ मोहाई से कहने लगा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोहाई तो उसकी बात को फुली इग्नोर करके उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुमने थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्या हासिल कर ली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे, तुम मेरे सामने अभी भी एक ट्रैश की तरह हो, इसलिए मुझे हराने के ख्वाब देखना छोड़ दो। साथ ही साथ वो मिस किन से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आप मोयन जैसे ट्रैश के साथ क्या कर रही हैं। मिंग्यू भी अपनी टीचर की बेइज्जती कहाँ ही सुन सकता था, इसीलिए वो कहता है कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। मोहाई तो दोबारा से अपनी एरोगेंसी दिखाते हुए कहने लगा कि मैंने क्या ही गलत कहा, मैं सिर्फ ट्रैश को ट्रैश ही बोल रहा हूँ और क्या बोलूँ। मोयन की बेइज्जती सुनने की हद खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने फौरन से मोहाई के मुंह पर एक पंच मारते हुए उसे उसकी औकात दिखा दी और वो वहाँ मौजूद सब लोगों से कहता है कि देखो ये मेरे साथ फाइट करना चाहता था। तभी मोहाई के साथ मौजूद लड़का आगे की तरफ आते हुए मोयन से कहने लगा, मेरा नाम है दाओयी और इस बात का बदला मैं तुमसे आज से 7 दिन के बाद अरीना में लूंगा। ये कहने के बाद वो मोहाई को उठाते हुए वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं मोयन शान्यू से मिलने के लिए उसके पास आ चुका था। वो उससे सवाल करते हुए कहने लगा, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। लेकिन शान्यू का मूड तो कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए उसने मोयन का हाथ फौरन से साइड पर हटा दिया। मोयन अब उससे सवाल करते हुए कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें नाखुश किसने किया, मैं उसकी खबर लूंगा। शान्यू भी अब मोयन को मारते हुए कहने लगी, वो तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही मैं नाराज हूँ। तुम कितने दिनों से मिस किन के साथ थे, जबकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मोयन तो यहाँ पर शान्यू को समझाते हुए कहने लगा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़ी अल्केमिस्ट बनोगी जो कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस होगी। मोयन की ये बात सुनकर शान्यू ने तो फौरन से
मोयन का हाथ पकड़ लिया। अब वो उसे कहती है कि जब मैं 19 साल की हो जाऊंगी तो मिस किन की जगह आपके साथ मैं पढ़ाऊंगी। ये कहने के फौरन बाद वो यहाँ से भागकर जाने लगी। मोयन तो उसे रोकते हुए कह रहा था कि पागल लड़की, तुम कहाँ जा रही हो, अभी तुमने प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? जिस पर शान्यू उसे कहने लगी, टीचर मू, मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं, मैं ये मुकाबला जीत कर ही रहूंगी। मोयन तो यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में कह रहा था, ये लड़की भी ना। फाइनली अब वो दिन भी आ गया जिसके लिए ये लोग 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। शाओचन और उसके स्टूडेंट्स भी अब यहाँ पर पहुँच चुके थे और इन लोगों के दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहला मैच था अल्केमी का, जिसमें मू येन की टीम से थी शान्यू, जबकि शाओचन की टीम से थी वैंग। इन दोनों ने यहाँ पर पल्स पिल को रिफाइन करना था और दोनों में से जिसकी पिल भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी वही इस कंपटीशन को जीत जाएगा। वैंग युन की यहाँ पर शान्यू से कह रही थी कि इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अपने कदम पीछे हटा लो वरना बेइज्जती के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन शान्यू को भी खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था, उसे अच्छे से मालूम है कि वो इससे तो नहीं हार सकती। अब इन दोनों ने ही पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर दिया। वैंग यहाँ पर अपने बीस्ट फ्लेम का भी यूज कर रही थी जिसकी वजह से उसकी पिल जल्दी बन गई। यहाँ मौजूद सब लोगों को तो यही लग रहा था कि इस मैच को तो वैंग युन की ही जीतेगी और कुछ देर के इंतजार के बाद शान्यू की भी पिल रेडी हो चुकी थी। वैंग युन की अब उसके पास आते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पिल का एसेंस क्या था, 4 या फिर 5? लेकिन शान्यू तो उसकी कोई भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, इसीलिए उसने अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। बारी थी अब इन दोनों की पिल्स के एसेंस को चेक करने की। सबसे पहले वैंग युन की पिल को चेक किया गया जिसका एसेंस था 6। ये सुनकर तो वैंग युन की अपने मन में कह रही थी, मैं पल्स पिल को 7 एसेंस में रिफाइन नहीं कर पाई, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतूंगी तो मैं ही। लेकिन जैसे ही शान्यू की पिल को बाहर निकाल कर चेक किया गया तो वो 7 एसेंस की थी। एग्जामिनर की बात कहते साथ ही यंग तो हैरान ही रह गई और वो फौरन से उस पिल को देखने के लिए पहुंच गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस पिल को शान्यू ने रिफाइन किया है। वो गुस्से से कहने लगी, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, यहाँ पर चीटिंग हुई है। लेकिन प्रिंसिपल लू ने वहाँ पर आते हुए अनाउंस कर दिया कि इस कंपटीशन को शान्यू जीत चुकी। ये अनाउंसमेंट सुनते साथ ही मिंगयू और यंग दोनों ही खुश हो गए। वैंग युन की तो यहाँ पर शाओचन के पास आते हुए कहने लगी, टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस कंपटीशन को जीत नहीं पाई। शाओचन अब उसे हौसला देते हुए कहने लगा कि यहाँ पर किसी को भी मालूम ही नहीं था कि शान्यू 7 एसेंस तक की पिल को रिफाइन कर सकती है, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमारे पास अभी भी 2 मौके हैं, हम आराम से इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन ये तो बस उसकी एक सोच ही है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट कंपटीशन होने वाला था आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का, जो कि है मिंगयू और कीयुन के बीच। प्रिंसिपल लू मिंगयू को यहाँ पर बताते हैं कि आज तुम ब्लैक सिल्वर स्पेयर को रिफाइन करोगे। कीयुन ने पहले भी टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट को रिफाइन किया हुआ है। मिंगयू, अगर तुम एक टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में कामयाब ना हुए तो ऑटोमेटिकली ही कीयुन जीत जाएगा। मिंगयू को भी टीचर मोयन की सिखाई गई स्किल्स पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो प्रिंसिपल लू से कहता है कि मैं बना सकता हूँ। मिंगयू की ये बात सुनकर कीयुन को तो हंसी आ गई। वो उसे कहता है कि तुमने 1 मंथ में ही कैसे सीख लिया कि हाई एंड आर्टिफैक्ट को किस तरह रिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें ये शौकियां मारना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक आर्टिफैक्ट को रिफाइन ना कर पाए तो फिर तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। जिस पर मिंगयू उसे कहने लगा कि बातें करना बंद करो और चलो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ये तो सारा शाओचन का प्लान था कि इन दोनों को आपस में लड़वाया जाए, क्योंकि इन दोनों की मदर एक ही है। इसी वजह से वो उसे शुरू से ही नफरत करता था और यही वजह है कि आज वो किसी भी हालत में मिंगयू को जीतने नहीं देगा। इन दोनों के दरमियान ही कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर कीयुन ने तो आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना शुरू भी कर दिया, जबकि मिंगयू तो अभी भी आयरन का वेट ही कर रहा होता है। ये देखकर तो अरीना के आसपास मौजूद लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। वो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इस जैसे डम बॉय का आखिर कीयुन के साथ क्या ही मुकाबला। और ये बातें तो मोयन ने भी सुन ली। अपने सामने ही वो अपने स्टूडेंट्स की बेइज्जती होते कैसे देख सकता था। इसी वजह से उसने फ्रूट्स की सीड्स को उनके ऊपर फेंक दिया। कीयुन यहाँ पर मिंगयू को आर्टिफैक्ट को रिफाइन करता देखकर कह रहा था, इस बेवकूफ को तो यह भी नहीं पता कि आखिर आर्टिफैक्ट को राइट तरीके से कैसे रखा जाता है। इसको तो सही से कार्विंग्स भी नहीं आती और ये बनाएगा ब्लैक सिल्वर स्पेयर। मोयन भी मिंगयू को देखते हुए कह रहा था कि ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि इतने स्ट्रेस में वैसे भी लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये सुनकर तो मिस किन हंसते हुए कहने लगी कि आखिर यहाँ पर कौन ही है जो कि इसे परेशान कर सके। अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करता भी है तो तुम उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हो। फाइनली अब कीयुन का स्पेयर बनकर रेडी हो चुका था, जिसे तो वो शो ऑफ करते हुए कहने लगा, ये है मेरा हाई एंड ब्लैक स्पेयर आर्टिफैक्ट। शाओचन भी यहाँ पर मोयन के पास पहुँच चुका था ताकि वो उसकी बेइज्जती कर सके। वो मोयन को तंज करते हुए कहने लगा, टीचर मोयन, क्या आपको लगता है कि इन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन
कंपटीशन हमें करवाना चाहिए था। मोयन भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था, वो भी इसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब तो फायदा ही नहीं इन दोनों के दरमियान इस मैच को कंटिन्यू रखने का। टीचर शाओचन, आपको इस मैच को जल्दी से रुकवा कर थर्ड मैच को शुरू करवाना चाहिए। मोयन की ये सारी बातें सुनकर टीचर शाओचन को तो गुस्सा आ गया। तभी यहाँ पर मिंगयू कहता है कि मेरा स्पेयर रेडी हो चुका, अब बारी थी इन दोनों के स्पेयर को टेस्ट करने की कि किसका स्पेयर ज्यादा अच्छा है। जिसके लिए प्रिंसिपल लू बताते हैं कि तुम दोनों के स्पेयर को टेस्ट करने के लिए हम इसे एक स्टोन पर थ्रो करेंगे, जिसका स्पेयर ज्यादा अंदर तक जाएगा वही इस कंपटीशन को भी जीतेगा, इसलिए तुम दोनों अपने स्पेयर को मुझे दे दो। ये सुनते साथ ही इन दोनों ने अपने स्पेयर को प्रिंसिपल लू को दे दिया। प्रिंसिपल लू ने भी उन दोनों स्पेयर को हवा में उड़ाते हुए उस पत्थर की तरफ थ्रो कर दिया और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंगयू का स्पेयर उस पत्थर के ज्यादा अंदर तक चला गया था, जिसकी वजह से ये साफ हो चुका कि इस कंपटीशन को मिंगयू ने जीत लिया है। प्रिंसिपल लू कहते हैं अगर आप में से किसी को इस बात पर यकीन नहीं तो आकर खुद ट्राई कर सकता है। कियुन तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो मिंगयू से हार चुका है, इसलिए वो फोर्स को लगाते हुए अपने स्पेयर को पत्थर के और ज्यादा अंदर करने की कोशिश करने लगा। प्रिंसिपल लू उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रुकता नहीं। वो कह रहा था कि मेरा स्पेयर और ज्यादा अंदर जाएगा, मैं नहीं हार सकता। उसके ऐसा करने की वजह से पत्थर में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। ये देखते साथ ही प्रिंसिपल लू ने फौरन से कियुन को वहाँ से हटा दिया, लेकिन कियुन भी इतनी जल्दी कहाँ ही मानने वाला था। वो फौरन से अपने और मिंगयू के स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहने लगा वेपन की असली पावर का पता तो लड़ाई में चलता है, इसीलिए हम दोनों अभी ही फाइट करेंगे। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुम मुझसे बेहतर हो। ये कहते साथ ही वो अपने स्पेयर की मदद से मिंगयू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसको तो डॉज करने के लिए मिंगयू ने अपने स्पेयर को अपने सामने कर लिया और कियुन का स्पेयर मिंगयू के स्पेयर के साथ जैसे ही टकराया वो वहीं पर टूट जाता है, जिससे तो हर किसी को ये बात समझ आ चुकी कि कियुन के स्पेयर से मिंगयू का स्पेयर ज्यादा अच्छा है। कियुन के भी पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो मिंगयू जैसे कूड़े से हार जाएगा। प्रिंसिपल लू को तो कियुन की गई सारी हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो उसे 3 महीने के लिए स्टॉक ऑफ करते हुए कहने लगे तुम अब 3 महीने घर बैठकर यही सोचना कि तुम किस तरह हारे थे। साथ ही साथ वो उसके टीचर शाओचन से कहता है कि इसे थोड़ी तमीज भी सिखाएं। प्रिंसिपल लू यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि थर्ड मैच होगा यांग और दाओजी के बीच। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद ऑडियंस भी कह रही थी ये मैच तो यांग और मुहाई के बीच होने वाला था, अचानक से दाओजी उसकी जगह पर कैसे आ गया। ये सुनकर तो उसके साथ वाला बंदा कहने लगा कि दाओजी एक जीनियस है, वो ब्लड वेसल कंडेंसेशन के 6 लेवल पर है, जबकि मिंगयू तो अभी सिर्फ लेवल 4 पर है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग तो शाओचैन की थी क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो थर्ड मैच को भी हार जाए, इसी वजह से उसने यहाँ पर दाओजी को भेजा ताकि वो यांग को आराम से हरा दे। दाओजी भी यहाँ पर फाइट करने के लिए जाने ही वाला था कि शाओचैन उसे रोकते हुए कहने लगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यांग जिंदा रहे या फिर मर जाए, बस तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। जिस पर तो दाओजी उसे जवाब देते हुए कहता है कि आप इसकी फिक्र ही ना करें, वो मेरे सामने थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाएगा। जबकि यांग तो यहाँ पर मोयन से यही कह रहा था टीचर अगर ये मैंने फाइट जीत ली तो आप मुझे अपना डेसिबल बनाएंगे ना। मोयन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर बनाऊंगा। प्रिंसिपल लू अब इन दोनों को फाइट के रूल समझाते हुए कहने लगे तुम दोनों वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे वेपन की पावर अल्टीमेट आर्टिफैक्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। मिस किन तो यांग के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि दाओजी मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट की रैंक में 10वें नंबर पर है। अगर उसने फोर्सफुली अटैक किया तो यांग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दाओजी यहाँ पर यांग से कह रहा था कि तुम चाहो तो इस मैच को अभी भी छोड़कर जा सकते हो, इससे तुम्हारी कम बेइज्जती होगी। ये सुनकर तो यांग ने हंसना शुरू कर दिया। वो कहता है कि छोड़कर जाऊं, वो भी मैं इस मैच को, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। टीचर मोयन से सीखने के बाद अब मुझ में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी कि मैं तुम्हारा मुकाबला करके तुम्हें हरा सकूं। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दाओजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि यांग दाओजी तक पहुंच पाता उसने फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पर अटैक्स करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से तो यांग दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर तो दाओजी यांग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा तुम भी अपने टीचर की तरह एक ट्रैश ही निकले। ये सुनकर तो यांग दोबारा से अपनी चोटों को हील करते हुए फौरन से उठ खड़ा हुआ। यांग की इंजरीज को इतनी जल्दी हील होता देख दाओजी कहने लगा तुम्हारी इंजरीज? उसे तो समझ ही नहीं आता आखिर यांग ने अपने आप को इतनी जल्दी हील कैसे कर लिया। यांग भी उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए फौरन से अपनी थंडर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन दाओजी भी उसे अपने पास कहीं आने देने वाला था। इसी वजह से उसने खुद को यांग के अटैक से बचाने के लिए उस पर स्लैश अटैक्स लगा दिए, जिससे तो यांग पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखते हुए मिस किन कह रही थी कि आखिर यांग इससे
कैसे फाइट जीतेगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ तो यांग से दुगनी है। जो सुनकर तो मोयेन कहने लगा, अगर यांग खुद ही फाइट करना चाहता है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। मोहाई तो यांग की ऐसी कंडीशन देखकर हंसी जा रहा था। वो कहते हैं आज अगर ये ट्रैश दाओये से हार गया तो मू फैमिली का सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा। अरीना में मौजूद दाओये भी यांग से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या अभी भी लगता है कि मुझसे जीत पाओगे। यांग को भी समझ आ जाता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तो दाओये को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया। दाओये तो दोबारा से यांग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि सोर्ड का यूज करते हुए तुम मुझे हरा दोगे? लगता है मुझे तुम्हें असलियत दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन यांग को तो सिर्फ एक ही बात याद है कि उसे मू येन का डेसिबल बनना है, जिसके लिए तो उसे किसी भी हाल में ये फाइट जीतनी पड़ेगी। इसी वजह से उसने वहाँ पर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए 2 क्लोन्स बना लिए। वो दोनों के दोनों क्लोन्स दाओये पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए, जिसमें से एक क्लोन को तो दाओये ने बड़े आराम के साथ हरा दिया। वो अभी दूसरे क्लोन के साथ फाइट करने में मसरूफ ही था कि इसी बात का फायदा उठाते हुए यांग फौरन से दाओये के पीछे आ गया और अपनी सोर्ड की मदद से उसके कंधे पर एक छोटा सा घाव देने में कामयाब हो गया। ये देखकर दाओये यांग से कहने लगा, अगर तुम मुझे एक हिट लगाने में कामयाब हो ही चुके तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मुझे हराने के बारे में सोचने लगो। यांग को भी अब गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से कहने लगा कि तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो, क्या तुम्हें अभी मरने से डर लग रहा है? जिस पर तो दाओये उसे मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सोर्ड है। ये कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया। दाओये की सोर्ड देखने में तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी और उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यांग पर एक स्लैश अटैक लगा दिया, जिसे तो यांग ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आराम से डॉज कर लिया। लेकिन दाओये भी कहाँ ही रुकने वाला था, उसने लगातार स्लैशेस अटैक यांग पर लगाने शुरू कर दिए। अब वो उसे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे कितने स्लैश अटैक को रोक पाओगे। यांग को भी यहाँ पर काफी मुश्किल हो रही थी उसके स्लैश अटैक्स को रोकने में। वो अभी उसके स्लैशेस अटैक को रोकने में मसरूफ ही था कि दाओये ने इस बात का फायदा उठाते हुए तेजी से मूव करके अपनी सोर्ड को यांग के आर पार कर दिया, जिसकी वजह से तो यांग जमीन पर गिर जाता है। क्या यांग अब वापस से खड़ा हो पाएगा और इस फाइट को जीतेगा? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में ही।